नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है बेसिकली क्या, आज है हमारे सामने 4 अक्टूबर और आज के हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ये बेसिकली जो हमारा वीडियो होता है डेली मॉर्निंग का, ये आपके खास 2 बड़ी परीक्षाओं के लिए, जैसा कि आपको पता होगा यूपीपीसीएस और आरओ साथ ही साथ में यूपीएससी के लिए भी इसके करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये करंट अफेयर्स हमारा महत्वपूर्ण होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा जो है आपको यहां पर डेली जो है एक प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास के दिया जाता है और बहुत सारी चीजें जो है आपको फैक्ट के रूप में जो है टास्क के रूप में जो है आपको दी जाती हैं, यानी कि होमवर्क भी आपको दिया जाता है कि ताकि आप जो है क्या कहते हैं बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर पाएं। क्योंकि जब तक आपको टास्क नहीं दिया जाएगा, होमवर्क नहीं दिया जाएगा, कार्य नहीं दिया जाएगा, तब तक आप अपनी लेखनी नहीं करेंगे, तब तक आप कलम को नहीं चलाएंगे, पेन को नहीं चलाएंगे और बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे बैठे, तो फिर ऐसे में आपका सिलेक्शन दरअसल होने वाला नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आज बेसिकली नवरात्र का दूसरा दिन है और जब अप्रैल में नवरात्र था उस समय भी हमने आपसे कहा था, अभी मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि प्लीज आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करिए। ये नवरात्र का जो पर्व है बहुत ही अच्छा होता है। यहां पर आप व्रत जो होता है उसमें आप संकल्प लें, अपने सफलता को अर्जित करने का एक प्रण लें और सुबह उठने की कोशिश करें, ध्यान लगाएं, ठीक है। और ये कोशिश पूरी तरीके से करें कि नहीं यार, इस बार जो है मुझे हर हाल में जो है सफलता को अर्जित करने लेना है, यानी कि जब अगले वर्ष अप्रैल माह में जब नवरात्र आए तो उस वर्ष तक आप जो है अपनी कामयाबी को जो है अर्जित कर सको। ये प्रण आपको इसमें लेना है और इस पूरे जो है दिवसों में आपको शांत रहना है, अपने गलतियों को जो है नोटिस करना है, एक डायरी पर नोट डाउन करना है कि यार इस नवरात्र में मुझे इन गलतियों पर जो है काम करना है, मुझे इसको हटाना है, मुझे मेरे अंदर जो है एक अच्छी हैबिट्स डेवलप होनी है। जो आलस हम कर रहे थे, जो हम टाइम वेस्ट कर रहे थे, उसको हमको बचाना है, सेव करना है, ठीक है ना। ये सब बातें आपको इस समय में आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है और मन को शांत रखिएगा। वाणी पर जो है थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। कई बार आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप शब्दों के इस्तेमाल से जो कहा जाता है कि जो है जिह्वा पे आपके सरस्वती माँ का निवास होता है, यानी कि विद्या के जो देवी जिसको हम सरस्वती माँ कहते हैं वो निवास करती हैं। अगर आपके जिह्वा से, आपके जीभ से, आपके टंग से अगर आप शब्दों का अगर जो है क्या कहते हैं गंदी चीजों का अगर जो है आप उसको बोलेंगे तो निश्चित तौर पर वो देवी जो विद्या की हैं वो आपके जीवा पर नहीं विराजित होंगी। इसका मतलब कि फिर आप विद्या ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सब बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है, यानी कि ओवरऑल आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां अमृतम गमय, ठीक। तो आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो मैं आपको सूचना देता हूं डेली, वो सूचना आप लोग एक बार सुन लीजिए कि दरअसल अगर आपका लक्ष्य आरओ का है तो आरओ के लिए दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से एक पहल की शुरुआत की गई है, यानी कि एक टेस्ट सीरीज यानी कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया गया है। इसका नाम है आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी में निखार लाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि निखार लाने की जो सबसे अहम चीज है वो है टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज की, या फिर जो भी आप जिस भी तरीके से करना चाहें उसके लिए आपको क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। और इसके लिए प्रोग्राम आपके लिए जो है क्या कहते हैं ये फायदेमंद होगा, जहां पर आपको आयोग के ट्रेंड के अनुसार, जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसके अनुसार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसमें जो है बेसिकली 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का निश्चित रिवीजन दरअसल आपको कराया जाएगा। इसके अलावा टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट आपको दिया जाएगा। 3 टाइम्स आपका जो है कंप्लीट रिवीजन कर दिया जाएगा। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ फाइल आपको एवरी टेस्ट की दी जाएगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। समझ लो अपने आप में 4000 प्रश्नों से गुजर गए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट इससे मिलने वाला है। इसके अलावा 15 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेगा इसके साथ साथ में, जिसमें 3000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और ये जो 15 जो आपको फुल लेंथ टेस्ट जो दिए जाएंगे बेसिकली ये बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो यानी कि अगर आपका माध्यम इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों माध्यमों के अभ्यर्थियों के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो आप इन चीजों के माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में निखार लाएगा। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है, अपनी तैयारी को बेहतर करना है, तो आप व्हाट्सएप पे जाइएगा, वहां पर आपको मैसेज टाइप करना है वीडियो टेस्ट, और इस मैसेज को टाइप करके आपको भेज देना है दिए गए संस्थान के नंबर पर, जो नंबर है आपके सामने 9506742546, या फिर
आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो इस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स जानकारी लेकर के और अपने प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले हम लोग फटाफट क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं लास्ट डे का। तो हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है मिथुन चक्रवर्ती, आपको हमने बताया था, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मनकीड़िया समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल किया गया है? तो वो ओडिशा है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है सम्मानित किया गया है? हमने आपको कहा था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम में डैम श्योर है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली जो स्टेट है वो क्या है, मणिपुर का एंड्रो गांव है, और इसी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है सम्मानित किया गया है। इसके अलावा विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 29 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। विश्व अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को। और डॉक्टर एंड्रयू होलनेस निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, तो ये हैं जमैका के, जो कि अभी हाल ही में भारत के जो है यात्रा पर आए थे। इसके अलावा हाल ही में नए प्रकार के हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो हमने आपको बताया था डीआरडीओ के द्वारा, याद रखिएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भैया 1945 में, यानी कि 1945 में। और इसमें अस्थायी सदस्यों की जो संख्या होती कितनी होती है? 5 होती है। और उन 5 देशों के नाम हमने आपको एक दिन बताया था, और यह भी हमने आपको कहा था कि हाल फिलहाल में हो सकता है कि भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता मिल जाए, ठीक है। अब आइए हम आज के करंट अफेयर्स को करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। लेकिन उसके पहले हमने लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्रश्न क्या था वो, कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेरी वेरी। आपको बता दूं कि चावल बहुत सफेद अगर दिखता है तो ध्यान रखना कि वो दरअसल वो आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, बल्कि आपके लिए हानिकारक होगा। कोशिश करिए कि चावल को कम से कम पॉलिश करिए और उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो आपको वेरी वेरी ऐसा रोग जो है उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। अब आपके सामने प्रश्न है कि त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है, कौन सी है टोबैगो की राजधानी? तो पोर्ट ऑफ स्पेन। जो पोर्ट ऑफ स्पेन है ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी कि पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी? पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है। किसकी? पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चर्चा में क्यों है भाई साहब? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि त्रिनाद और टोबैगो की कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश हो गया है, बन गया है, जहां पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी कि जिसको हम यूपीआई कहते हैं, ये यूपीआई को वहां पर दरअसल क्या किया गया है? अपनाया गया है। इसीलिए बेसिकली ये जो है देश क्या है? चर्चाओं में रहा है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। इसके अलावा यह वेनेजुएला का उत्तर पूर्व, क्या देखो आप मैप पे जरा, ये वेनेजुएला यहां पर है, वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में ये जो है स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, त्रिनाद। और यह अटलांटिक ओशियन में स्थित है। यह अटलांटिक महासागर में दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज का जो है क्या है? द्वीपीय देश है। और यह वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में है, आपने देखा यहां पर, और गुयाना के दरअसल क्या है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये हो सकता है आपसे पूछ ले कि दरअसल ये किस महाद्वीप में स्थित है? आप तुरंत उत्तर देंगे कि बेसिकली कहां पर है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज का द्वीपीय देश है। यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। हमने आपको कई बार कहा है कि जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे तो उसको एक बार आप लोग मैप में देख लिया करिए, और मैप में देख कर सोचा करिए कि दरअसल इसके आसपास कौन सा जो है देश है, या यह बेसिकली किस महासागर में अवस्थित है, और क्या कुछ खास बातें उस देश के बारे में हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी डिटेल्स में होनी चाहिए। ऐसा मैंने आपको कई बार कहा है, तो ये चीज आपको क्या करनी है? विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पर सबसे जो इसका ऊंचा स्थान है भाई साहब, ये कौन सा है? वो है आपका माउंट एरिपो। क्या है? माउंट एरिपो है, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है C10। C10 एक ग्रुप है और इसकी स्थापना कब की गई थी? बताना है आपको। C10 ग्रुप की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2008 में। कब की गई थी? 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले आप ये जानो कि दरअसल ये चर्चाओं में क्यों है? तो चर्चाओं में इसलिए है बिकॉज ऑफ
कि हाल ही में भारत द्वारा C10 और L69 दो ग्रुप हैं, ये एक है C10 और एक है L69, दोनों ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने जो है क्या किया है, भाग लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब ये इन दोनों बैठकों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया भारत ने। और C10 की स्थापना कब हुई थी ग्रुप की, ये हुई थी 2008 में। ठीक, अब अगर बात करते हैं C10 ग्रुप के बारे में तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, हमने आपको बता ही दिया ऑप्शन में। ठीक, इसके अलावा क्या है इसमें, और बात करते हैं कि इसकी जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे 10 अफ्रीकी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की समिति के रूप में स्थापित किया गया था। सदस्य की अगर हम बात करते हैं C10 की, तो इसमें कौन कौन सा देश होगा, एक पहला अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेटस और सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, बेसिकली सदस्य हैं C10 के। तो याद रखिएगा, आपको ये भी जानना जरूरी है। और ये जो L69 था, ये जो था L69, इसमें बेसिकली क्या है, 42 कंट्रीज हैं। इसमें कितनी हैं, इसमें बेसिकली जो है आपकी 42 कंट्रीज हैं। याद रखिएगा कितनी, 42 कंट्रीज कितनी है इसमें, इसमें है जो है बेसिकली आपकी 49 कंट्रीज, सॉरी 42 कंट्रीज। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है IBSA। क्या IBSA कितने देश का संगठन है या कितने देशों का संगठन है, 2 3 4 5। आप इसको अगर देख पाएंगे तो हो सकता है आप इसका उत्तर क्या दो, 4 दो, 4 दो, लेकिन नहीं, इसमें 4 देश नहीं है, इसमें 3 ही देश हैं। क्या उनसे 3 देश हैं। तो IBSA, क्या IBSA, आई से क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा आपका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो यानी कि 1 2 3, यानी कि इंडिया, ब्राजील और ये साउथ अफ्रीका का अलायंस है। क्या है ये, अलायंस है। तो यानी कि IBSA में बेसिकली कितने देश हैं, 3 देश हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। IBSA भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का एक फोरम है या अलायंस है। कार्य क्या है इसका, बेसिकली कार्य भाई साहब यह है, यह वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्य करता है। जो ग्लोबल जो टेररिज्म है, जो अपने आप में जो कि बहुत ही घातक है, आप लोग सुनते होंगे हाल फिलहाल में, और यही कारण है, अभी आपने सुना होगा कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध भी छिड़ गया है, आप देखे होंगे। अब ईरान और इजराइल आपके लिए भाई साहब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इजराइल का जो क्या कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम है, अपने आप में आप अक्सर आप लोगों ने इसकी चर्चा सुनी होगी। तो जो है इजराइल के एयर डिफेंस जो सिस्टम है, ठीक है, आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इजराइल और ईरान का विवाद बेसिकली क्या है, ठीक है, ये बहुत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपको जानकारी जो है इसकी होनी चाहिए। और यहां से डैम श्योर है कि प्रश्न आपके IR में पूछा जाएगा। इसलिए आज आपका जो टास्क है भाई साहब पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि आज आप लोग क्या करिएगा, टास्क पहला है आपका कि आप ईरान और इजराइल के बारे में थोड़ा सा क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, इनका क्या इतिहास रहा है। और ध्यान रखिएगा, इजराइल और भारत का संबंध बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इजराइल और भारत का संबंध बहुत अच्छा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कुछ कल्चरल चीजें भी हैं जो इजराइल से हमारी मिलती जुलती हैं। ठीक है ना। तो चर्चा में क्यों है भाई साहब ये IBS है बेसिकली, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक रणनीति बनाने हेतु प्रतिबद्धता क्या की गई है, जाहिर की गई है इन जो है अलायंस के द्वारा। इसलिए क्या भी ये चर्चाओं में रहा है। ठीक है, इसके अलावा IBSA को 2003 में ब्रासीलिया घोषणा पत्र के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। तो आपसे पूछे कि कब इसकी स्थापना हुई थी IBSA की, तो आप कहेंगे वर्ष 2003 में। क्या कोई शंका इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मारबर्ग वायरस रोग से हाल ही में किस देश के कई नागरिकों की मौत हो गई है। ठीक है, तो ब्राजील, रवांडा, युगांडा या मैक्सिको। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रवांडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मारबर्ग वायरस रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं MVD बोलते हैं, से हाल ही में रवांडा में कई नागरिकों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और यह एक संक्रामक यानी कि वायरल डिजीज है अपने आप में, रक्तस्रावी, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें फीवर आता है और ब्लड जो है बहुत तेजी के साथ निकलता है। यानी कि अपने आप में इट्स वेरी वेरी डेंजरस जो है डिजीज फॉर एवरी ह्यूमंस। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मारबर्ग और इबोला वायरस दोनों ही फिलोविरिडे
फिलोविरिडे फैमिली के सदस्य हैं। दोनों ही एक ही जो है क्या कहते हैं, फैमिली के सदस्य हैं। कौन कौन सा? इबोला और मार्बर्ग, ध्यान रखिएगा। और अब आप लोग इबोला वायरस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो टास्क 2 में अगर आप चाहें तो इबोला वायरस के बारे में कई बार प्रश्न पूछता है, तो आपका टास्क यह है कि आप इबोला वायरस के बारे में थोड़ा सा जानकारी अब फटाफट आप जो क्या करिएगा, गूगल पर डालिएगा, फटाफट विकिपीडिया खुल जाएगा, वहां से इबोला वायरस के बारे में पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इबोला के बारे में प्रश्न आपसे पूछ ले, जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है यहां से प्रश्न। याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार कहा है कि बायोलॉजी सेक्शन में जो डिजीज का चैप्टर है, जो विटामिन का चैप्टर है, जो ब्लड का चैप्टर है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर है, ये चैप्टर्स आपके एग्जाम के लिए बायोलॉजी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बोला तुरंत नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, यहां से प्रश्न प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना। यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, चलो इसके अलावा यह संक्रमण मानव से मानव यानी ह्यूमन टू ह्यूमन और चमगादड़ों से मनुष्य में फैलता है। या देखिएगा, इस रोग के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की मेडिसिन या किसी भी प्रकार के वैक्सीन यानी कि टीके का अभी तक कोई भी इन्वेंशन यानी कि खोज नहीं की जा सकी। इसलिए यह क्या है, बहुत ही मार्बर्ग जो वायरस है क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, डिजीज बहुत ही हार्मफुल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डन को, प्रद्युम्न त्रिपाठी, आशुतोष राज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि अभी हाल ही में ये पुरस्कार किसको दिया गया है। अच्छा, रामानुजन जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि अलेक्जेंडर डन को भी हाल ही में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। अब इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वर्ष 2005 में। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि किसके द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो आप कहेंगे जो एक शास्त्र विश्वविद्यालय है, उस शास्त्र विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को दिया जाता है। तो आप कहेंगे सर 22 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 22 दिसंबर को बेसिकली रामानुजन जी की क्या होती है, जयंती मनाई जाती है। और रामानुजन जी की जयंती मनाए जाने के उपलक्ष्य में ही दरअसल इसको जो है, इसको प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और रामानुजन जी क्या थे? महान गणितज्ञ थे, यह भी आपको जानना जरूरी है। 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह भी आपके कूट के फॉर्म में प्रश्न जो है पूछ सकता है। याद रखिएगा कि आपके जो है पीसीएस की परीक्षा में, आरओ की परीक्षा में कूट के फॉर्म में पूछा जाता है प्रश्न। ए सही है कि ए और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको उसी के फॉर्म में भी तैयार करना है, यानी कि सभी जो है एंगल से आपको अप्रोच से आपको रेडी करना है करंट अफेयर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, या फिर आपके सामने असम है। जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बताओ कि हाल ही में इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो ये पुरस्कार बेसिकली हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दरअसल इसकी शुरुआत की गई है। क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं फटाफट जो है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही, लेकिन इसके पहले आप जानो कि इसकी जो शुरुआत है कब से की गई है। तो इसकी शुरुआत दरअसल 25 अगस्त से कर दी गई थी। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है विधवाओं, निराश्रितों, गरीब महिला, ठीक है, गरीब महिला अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा देने से है। ये आज हटा दीजिए, शिक्षा देने से है, ठीक है, शिक्षा देनी है। तो यानी कि जो भी एक तरीके से जो भी महिला किसी भी रूप में असहाय है, किसी भी रूप में कमजोर है, तो क्या होगा, उनके बच्चों के लिए शिक्षा देने का प्रबंध करेगा कौन? ये योजना। या देखिएगा, उच्च शिक्षा हेतु क्या की जाएगी, इसमें आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश की एक बहुत अच्छी योजना है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नीले आसमान के लिए, क्या नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाएगा? कब मनाएगा? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 अगस्त? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग फटाफट बताओ। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भैया जी लोग 7 सितंबर, 7 सितंबर को बेसिकली स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाएगा। किसके लिए? नीले आसमान के लिए, ठीक। चलो आइए देखते हैं हम लोग व्याख्या इसकी। तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है? तो मोटो इसका यह है कि वायु क्या हो, प्यूरिफाई रहे,
अर्थात प्रदूषण से मुक्त रहे, यानी कि वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु दरअसल इसको जो है क्या किया गया है, मनाया गया था। थीम की बात करें तो इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे वर्ष 2023 की थीम, यहां पर थीम लिखी हुई है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। क्या? इन्वेस्ट इन क्या? क्लीन, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, ये क्या है इस बार की थीम है। और बाकी थीम यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2022 की थीम भी यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। क्या? द एयर वी शेयर 2021 की हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट और 2020 की क्लीन एयर फॉर ऑल। ये थीम्स आप जो है अलग अलग जो है ईएस की यहां पर मेंशन की गई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, कई बार क्या होता है कि 2024 की थीम ना पूछ करके हो सकता है आपसे 2023 की थीम पूछ ले, तो 2023 की थीम क्या है? टुगेदर फॉर क्लीन एयर, ये है 2023 की थीम और ये है 2024 की थीम इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। तो ये दोनों थीम आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इसको हमने थोड़ा सा इंग्लिश में डेटा दे दिया, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि September 7 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इन 2019 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये सब आप डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं कब कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या क्या डिटेल्स में चीजें यहां पर दी गई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। आपसे प्रश्न कूट के फॉर्म में यही पूछ सकता है, आपको तुरंत उत्तर देना है कि किसके द्वारा, आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2019 में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? ये चर्चाओं में अभी रहे हैं। इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं, इन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की काफी ज्यादा तारीफ की है और इसीलिए चर्चाओं में है, तो आपको जानना इनका नाम जरूरी है। तो कौन है वो? इनका नाम क्या है? टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसुस या टेड्रोस नॉर्मन या एटेनियो गुतेरस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा इस चीज को। चलो नेक्स्ट है, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया, ठीक है, कि कौन है इसके जो है महानिदेशक और चर्चाओं में क्यों है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WHO। प्रश्न वही था ना क्या, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और क्या कहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और स्वच्छ भारत मिशन में परिवर्तनकारी पहल के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत सरकार की जमकर तारीफ की है। और आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत जो मिशन था उसके क्या हुए, 10 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं, इसलिए आपको यह जानना जरूरी है, ठीक है। और महात्मा गांधी की जयंती जो है 2 अक्टूबर को होती है और आपको पता है कि जो है दरअसल स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। पहले मुझे इसकी डेट जरा बताओ फटाफट आप लोग कमेंट करके कि स्वच्छ भारत मिशन की डेट क्या है। ईयर शायद आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 10 साल कह दिया तो आप जान गए होंगे, लेकिन उसकी डेट मुझे बताओ फटाफट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने समुदायों को स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है और बहुत सारी इन्होंने तारीफ जो है की है। ये आप तारीफ जरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कोई प्रश्न यहां से बन जाए। जैसे कि महानिदेशक ने कहा कि भारत सरकार ने ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बुनियादी स्वच्छता को प्राथमिकता दी। अब प्रश्न यहां से बन सकता है कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बुनियादी स्वच्छता को प्राथमिकता दिए जाने से क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ा, ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो बड़े लोग होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, ठीक है, चीफ जस्टिस सीजीआई हो या अलग देशों को कोई बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका कोई जो महानिदेशक हो, अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट आपके प्रश्न के रूप में पूछा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ट्वीट ऐसा कोई करे, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट हो, राष्ट्रपति जी का ट्वीट हो, सीजीआई का ट्वीट हो, किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक का कोई ट्वीट हो, कोई स्टेटमेंट हो, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में वो स्टेटमेंट आपके प्रश्न के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी कोई अपना स्पीच दे रहा हो कि बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, तो अक्सर आप उनकी बातों को सुना करो। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संडे को मन की बात करते हैं तो वहां पर कई बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और अक्सर उन पर जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आप तो फोन लगा के किसी और की बात, किसी और के मन की बात सुनोगे। आप मोदी के मन की बात नहीं सुनोगे, आप किसी और के मन की बात सुनोगे। मीठी मीठी जो बातें होंगी, है ना, जो 7 समुद्र पार ले जाएंगे आपको, उससे बेड़ा पार नहीं होने वाला है। मोदी को सुन लो,
ठीक है, राष्ट्रपति को सुन लो, हो सकता है आप एंटी पार्टी के हो सकता है आप इनको नापसंद करते हो, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए कम से कम इन लोग को सुना करो। ठीक है, जैसे इन्होंने स्टेटमेंट कई सारे दिए हैं, उन सभी स्टेटमेंट को समझो, सुनो, ये सब तैयारी का क्या है तरीका है। ठीक है, लोकसभा में अच्छी अच्छी डिबेट्स आती हैं, उनको सुना करो। ठीक है, जब स्पीच होती है क्या कहते हैं आप 15 अगस्त को मोदी जी की, तो उसको सुना करो। ठीक है, राष्ट्रपति का संदेश सुना करो, ये सब बातें सुना करो। ठीक है, नहीं तो एग्जाम नहीं क्लियर होगा कभी। ठीक है, याद रखना, किताबी कीड़ा बनकर के एग्जाम आपका सिविल का नहीं होने वाला है भाई साहब, नोट कर लेना किताब में अपने। ठीक है, कतई नहीं होगा जब तक आप जनरल वे में लोगों से डिस्कस नहीं करोगे। आप कमरे में बैठे हो, मुंह बना के तैयारी कर रहे हो, नहीं होगा सिलेक्शन। आप जनरल वे में सबसे बात करिए, अपने दोस्त यार से बात करिए, डिस्कस करिए टॉपिक पे क्या क्या हुआ, क्या क्या स्टेटमेंट आया, तब जाके जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने स्वच्छता मिशन की प्रगति पर नजर रखने के लिए डेटा का उपयोग भी किया। मतलब ये सब चीजें जो है इन्होंने दिया है इसमें। चलो आगे बढ़ो। और ये भी इन्होंने जो है तारीख में पुल बांधे हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज के लिए आपका प्रश्न है, अब इस पर हमने कई बार डिस्कस किया है, इस पर हम एक आर्टिकल बनाएंगे जल्द ही इस पर हम एक आर्टिकल बनाने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? जल्दी बताओ मुझे। 2, 3, 4, 5। शायद ये मैंने प्रश्न आपसे पूछा है क्या पहले, मुझे ध्यान नहीं है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप इसका उत्तर बताओ मुझे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक, चलो अब आज का आपके लिए क्या है, अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बेसिकली देना है। प्रश्न क्या है, भ्रष्टाचार क्या है? सरकारी अधिकारियों को घूस ना दिए जाने से क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है? समीक्षात्मक टिप्पणी करो। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसको कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इथिक्स का क्वेश्चन है ये, क्या किसका? इथिक्स का ये प्रश्न है, जीएस पेपर 4। ठीक है, अगर कभी आप लोग पीसीएस का बैच ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको वहां पर इथिक्स पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, मदमस्त तरीके से। तो ये आपका जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा और बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्या पूछा है कि भ्रष्टाचार क्या है, यानी कि व्हाट इज करप्शन, और फिर क्या कह रहा है कि सरकारी अधिकारियों को घूस ना दिए जाने से क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है? समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। यानी कि अगर आप घूस देना बंद कर दो, तो अगर आप घूस देना बंद कर दोगे तो क्या करप्शन पर रोक लगाई जा सकती है? जरा इसको लिख के कल मुझे बताना और कल कमेंट करना कि सर इस प्रश्न को हमने, उस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है। फिर देखते हैं आपके माइंड सेट को कि कितना माइंड आपका तेज है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जो है लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं कल एक नए जो है सीरीज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, नवरात्र का बहुत ही शुभ दिन चल रहा है। ऐसे में आप लोग जो है अपने मन में व्रत लीजिएगा, प्रण लीजिएगा कि मुझे सफलता को अर्जित करना है आरओ की में, या पीसीएस में, या किसी भी अदर एग्जाम में। ठीक है, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।